गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स में जो पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर्स क्या होता है, कौन सा टाइप ऑफ वेक्टर्स होता है, इसके सारे बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे बताया अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है फिजिक्स में पढ़े हो ना, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होता है? लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, इस तरह से, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? मास। और कौन कौन सा होता है? बहुत सारी चीज़ें, मास हो गया, उसके बाद स्पीड हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद आपका वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल कौन कौन से बताइए आपको पहले से? एक होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और कौन कौन सा? वेलोसिटी, और क्या क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको मेजर भी कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी होता है। तो दिस क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं, होता क्या क्या है उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा लेते हैं। तो लेट्स सपोज कोई भी वेक्टर देना है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पर वेक्टर ख़त्म होता है, जहाँ एंड होता है, या जहाँ टर्मिनेट होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है ना, हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसे बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और ख़त्म जहाँ होगा उसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हमेशा हम टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और फिर एक एरो बनाएंगे, इस लाइन के ऊपर एक एरो बनाएंगे इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर। तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, टर्मिनल पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, तो एरो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट की तरफ। तो ये कौन सा वेक्टर बना? ये बन गया वेक्टर ए बी। लिखोगे, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है वेक्टर, तो ए बी लिखोगे और एक एरो बनाओगे ए से बी की तरफ में। तो ये वेक्टर कौन सा है? ए बी वेक्टर। बात में आ रही ना? अच्छा, इसके बाद अच्छा फिर से लिखते हैं, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट।
ठीक है बच्चे। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसके लेंथ। इसका मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। उस वेक्टर का लेंथ कितना है, ठीक है। तो जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, मैं पूछूं इसके लेंथ कितना है। चलो यहाँ बना लेते हैं। लेट सपोज मैंने ऐसे बना लिया, एक वेक्टर बना दिया ए और ये बना दिया बी, एरो बना दिया ए से बी की तरफ, और मान लो इसकी लेंथ है 2 यूनिट्स। कितनी लेंथ है? 2 यूनिट्स। तो मैं पूछूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो आप उसको लिखोगे ऐसे, ऐसे लिखते हैं। आप ए बी वेक्टर बनाएंगे और दोनों साइड में ये जो मॉडुलस का साइन है ना, ऐसे बना देंगे। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ। कितनी लेंथ है? 2 यूनिट्स है। सिंपली आप 2 लिखोगे, बस यही चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो है 2। इसका डायरेक्शन क्या है? ए से लेकर बी की तरफ में, ए बी, ए से बी की तरफ में। ऑलराइट बच्चों, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। So two vectors are called equal vectors if they have, point number 1, same magnitude and point number 2, same direction, ठीक है। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाएंगे? जब उन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो वैसे केस में हम दोनों वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, या चलो थोड़ा सा और थ्योरी लिख लेते हैं। तो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बीच में इक्वल टू लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will have same magnitude and same direction। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। अब जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक वेक्टर मैंने बना दिया ए बी, ये केस नंबर 1 है। ए बी, इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। दूसरा एक वेक्टर बना दिया सी डी, इसकी भी लेंथ 2 है। अब मैं पूछूं क्या ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इक्वल वेक्टर है क्या? ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर इक्वल तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या लेंथ सेम है? हाँ बिल्कुल है, तो लेंथ इज इक्वल। क्या इन दोनों, और दूसरा कंडीशन क्या था? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी डी वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है? लेफ्ट टू राइट, दिख रहा है ना। दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो क्योंकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, हेंस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं ऐसे बनाऊं ए बी वेक्टर, मान लो उसकी लेंथ 1 यूनिट है और इसी लाइन पर एक मैंने सी डी बना दिया, इसकी लेंथ 1 है। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? पहली बात, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों की लेंथ 1 है। दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ए बी वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी डी वेक्टर अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस ए बी वेक्टर इज अगेन इक्वल टू सी डी वेक्टर।
थर्ड, अगर मैं ऐसे बनाऊं ए बी, मान लो ये 2 यूनिट्स है, सी डी 2 यूनिट्स है। अब क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? दोनों का लेंथ तो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन इस बार सेम नहीं है। देखो ये ऐसे जा रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ और सी डी वेक्टर आ रहा है नीचे की तरफ, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो इस बार ए बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू सी डी वेक्टर, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आज बहुत सारा थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन उसके बाद ही होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, लेट मी राइट इट बिट क्लियरली। और नल वेक्टर, ठीक है। नाम से लग रहा है ज़ीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा डेफिनेशन। तो एनी वेक्टर that has um, same initial and terminal point is called null vector या zero vector, ठीक है। zero vector बोलें या null vector बोलें। it is represented by जीरो के ऊपर ऐसा बना देंगे, ठीक है। जीरो वेक्टर नल वेक्टर है क्या, समझ में आ गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, ये इनिशियल पॉइंट क्या था, जहाँ से वेक्टर निकल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनल पॉइंट मतलब जहाँ पर वेक्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन बोला गया अगर किसी भी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए तो वैसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो ऐसा कैसा होगा, वो तभी पॉसिबल है अगर वो वेक्टर एक डॉट बन जाए, ठीक है। एक डॉट बन जाए मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये जीरो वेक्टर से, ठीक है। जीरो के ऊपर एक एरो खींच दिया, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट, एनी वेक्टर which is not null vector या zero vector, any vector which is not null vector is called proper vector, is called proper vector। कोई वेक्टर अगर नल वेक्टर नहीं है तो उसे बोलेंगे प्रॉपर वेक्टर, ठीक है बच्चों। गोइंग फर्दर, पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता क्या है, एनी वेक्टर which has magnitude 1 is called यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है, लेंथ 1 है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एनी वेक्टर, हाँ चलो उसको थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं। ए वेक्टर having magnitude of 1 in the direction of a vector is represented by a cap। और what is a cap? A cap is a vector on magnitude of
ए वेक्टर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और अगर कोई एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, किस वेक्टर के डायरेक्शन में है? ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो उसको लिखेंगे ए कैप। क्या लिखेंगे? ए कैप। ए के ऊपर में कैप बना दिया, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है। और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए कैप क्या है? ए कैप एक यूनिट वेक्टर है। ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी ऑब्वियसली, और उसका डायरेक्शन होगा ए वेक्टर की तरफ। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, अब क्योंकि ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1 होगा। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। अगर वेक्टर्स का सेम इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो उसे बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, इन तीनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? तो वो तो पॉइंट ए है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, इसलिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसका उल्टा, इसके बाद आता है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर क्या होगा? समझ में आ गया होगा अब तक तो। वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। सेम टर्मिनल पॉइंट, अगर कोई वेक्टर्स सेम पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वेक्टर्स को बोलेंगे हम को टर्मिनल वेक्टर। चाहे 2 हो या 3 हो या 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट सपोज मैंने 2 वेक्टर बनाया, एक ये ए वेक्टर बना दिया और एक ये बी वेक्टर बना दिया। अब देख रहे हो कि ये दोनों वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहाँ बी पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, तो हैंस ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर्स। ठीक है ना? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, इसमें यहाँ तक तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। नेक्स्ट वी कम टू पॉइंट नंबर 5। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ये सारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर याद कर लेना, क्योंकि ये टर्म्स मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? दीज आर वेक्टर्स which lies on same plane। ठीक है, वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पर लाई करता है। जैसे ये जो हमारा वाइट बोर्ड दिख रहा है, मान लो ये एक प्लेन है, इस पर मैंने एक ए वेक्टर बना दिया ऐसा, दूसरा बी वेक्टर बना दिया ऐसा। तो क्या ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये पूरा का पूरा इस प्लेन के ऊपर है क्या? पूरा का पूरा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा का मतलब ये कंप्लीट ए वेक्टर शुड लाई ऑन द प्लेन एंड दिस कंप्लीट बी वेक्टर शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर दोनों ही वेक्टर कंप्लीटली सेम प्लेन पर लाई करते हैं तो वैसे केस में हम दोनों वेक्टर को बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर, बिकॉज दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंप्लीटली लाइंग ऑन दिस वाइट बोर्ड, हैंस दिस आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है ना? ओके, पॉइंट नंबर 6 गोइंग फॉरवर्ड। तो कोप्लानर वेक्टर्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो लाइक वेक्टर्स क्या होता है? लाइक वेक्टर्स का मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। और अनलाइक वेक्टर्स क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन।
हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे लाइक वेक्टर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा तो लाइक वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अनलाइक वेक्टर्स। जैसे सिंपल सा, एक मिनट, जैसे सिंपल सा मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। एक कैसे ऐसे बना लिया, ठीक है, और एक कैसे बनाया, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। पहला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, लाइक है या अनलाइक है? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये होगा लाइक वेक्टर्स। सेकंड वाले में देखो, पहला ए वेक्टर है लेफ्ट टू राइट और बी वेक्टर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये होगा अनलाइक वेक्टर्स। ठीक बच्चा। अच्छा मैं बोलूँ अब ये क्या है, ए वेक्टर ऐसा बना हुआ है और बी वेक्टर ऐसा बना हुआ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? ऑफ कोर्स अभी भी सेम है। देखो दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल मतलब पैरेलल मतलब नहीं है, मतलब देखो ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, थोड़ा तिरछा बना है, थोड़ा डाउनवर्ड्स है, लेकिन बी का भी डायरेक्शन वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। भले दोनों सेम लाइन पर नहीं है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना, तो डायरेक्शन इज सेम, इसलिए ये वेक्टर्स भी क्या होगा, लाइक वेक्टर्स होगा। सेम तरफ जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके तो लाइक हो गया, अनलाइक वेक्टर्स हो गया। गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेक सम स्पेस। इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, दीज आर वेक्टर्स, these are vectors parallel to each other। अगर कोई भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं ईच अदर, ठीक है, अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो वैसे वेक्टर्स को बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। तो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, दिस आर द वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल, जैसे मैं ये ए वेक्टर बना दूं और ये बी वेक्टर बना दूं, क्या ये कोलिनियर है? ये दो लाइंस पैरेलल लिख रही है ना, पैरेलल से पैरेलल होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर, यस। हाँ, ये मान लो ए वेक्टर है और थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, साइड का थोड़ा सा इरेज करते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्या ये कोलिनियर है क्या? क्या ये दो पैरेलल हैं? अरे सेम लाइन पर है ना, सेम लाइन पर है, ठीक है, चाहे ऊपर बना हो नीचे बना हो, सेम लाइन बना है, अभी भी दोनों पैरेलल हैं, ये भी कोलिनियर है। अब मैं पूछूँ, यहाँ कन्फ्यूजन होगा, यहाँ ए वेक्टर लिख दिया और यहाँ लिख दिया बी वेक्टर, क्या ये कोलिनियर है क्या? तो वैसे कोलिनियर नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने डायरेक्शन बोला ही कब है, मैंने बोला था वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, उनकी जो ये दिख रही है ना, ये लाइंस जो दिख रही है ना, ये पैरेलल होनी चाहिए। क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं? हाँ ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कोलिनियर होगा, अभी भी कोलिनियर है। ठीक है, ये अनलाइक है, अनलाइक है लेकिन कोलिनियर है। पास में आ रही है ना? ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, फिर भी समझाता हूँ। तो लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर, पहले लिख लेता हूँ, देन माइनस ए वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, same magnitude as of a vector but have opposite direction। ठीक है,
देखो क्या लिखा हुआ है, मैं ध्यान से मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ मेन पॉइंट्स को। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो बोले जा रहा है ना, अगर कोई एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो पूछा जाए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर ए बी की लेंथ लेट्स सपोज 2 यूनिट्स है, तो अभी भी माइनस ए का जो लेंथ होगा वो अभी भी 2 यूनिट्स होगा, लेकिन इस बार इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए बी वेक्टर का अपोजिट होगा। बात में आ रही है ना। तो अगर ये ए बी वेक्टर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब हमारा जो माइनस ए वेक्टर होगा, जो माइनस ए वेक्टर होगा राइट टू लेफ्ट। ए वेक्टर लेफ्ट टू राइट, तो माइनस ए वेक्टर राइट टू लेफ्ट। कोई बोलेगा सर आपने ए बी क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे ख़त्म हो रहा है, तो माइनस ए वेक्टर बी से स्टार्ट होगा और बी पे ख़त्म होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों है इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर बोलूँ, लेट सपोज ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस ए वेक्टर ऐसे बना सकते हो, लेंथ सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ये भी चलेगा, ऐसे बनाओगे ये भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि देखो अगर मान लो इसकी लेंथ 1 है तो यहाँ भी लेंथ 1 है, मान लो दोनों की लेंथ सेम है, इसका डायरेक्शन है देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। सिमिलरली अगर ये ए वेक्टर है तो नीचे वाला माइनस ए वेक्टर है, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ हमारे बच्चों ने। ओके, उसके बाद लेट मी चेक, एक दो चीज़ और होंगी। कोलिनियर पॉपुलेशन हो गया, लाइक लाइक हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। एक और चीज़ बात करते हैं, इसके बाद एक आता है फ्री वेक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बोला था, मैं बताऊंगा बाद में। फ्री वेक्टर क्या होता है, इफ एनी वेक्टर only depends upon its magnitude and direction but not on its position, then it is called free vector। क्या बोला क्या आ रहा है, फ्री वेक्टर क्या होता है ना, फ्री वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई भी वेक्टर सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ, वेक्टर तो उससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही होता है, बिल्कुल सही, लेकिन वो अपने पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब वो कहाँ पर लग रहा है, मतलब जैसे मैं बोलूँ अगर ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं इसको, इसको ए बी लिखूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है जिसके लेंथ है 1, ठीक है। तो ये ए वेक्टर दिख रहा है ना, ये लेंथ 1 है और ये इसका डायरेक्शन इस तरह से है जैसे बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूँ, फिर से इस पूरे को पकड़कर अगर यहाँ उठाकर रख दिया, और इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर को हम इक्विवेलेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्विवेलेंट मानेंगे, सेम मानेंगे। तो अगर कोई भी वेक्टर सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो कहाँ पर है वो डिपेंडेंट नहीं है, किस पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। देखो ये वेक्टर मैंने लेफ्ट में बनाया है, ये वेक्टर मैंने राइट बनाया है, अपने पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ अपने लेंथ और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, तो वैसे वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में और स्पेशली इस चैप्टर में हम जो भी वेक्टर बात करेंगे वो सारा वेक्टर होगा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब आप किसी भी वेक्टर को उठाकर कहीं और रख सकते हो,
किसी वेक्टर को उठाकर आप कहीं और रख सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यू कैन पिक एनी वेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट एंड यू कैन पुट इट इन एनी अदर प्लेस अनलेस एंड अनटिल द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिमेन्स द सेम। जैसे ये बी वेक्टर है, लेट्स सपोज इसकी लेंथ 2 है, तो मैं इसको उठाकर कहीं भी इस प्लेन के ऊपर कहीं भी रख सकता हूँ। मैंने अगर मान लो इट्स लुकिंग बैड, मैंने इसको उठाकर लेट्स सपोज यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट होगा? क्या ये दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट होगा? क्योंकि पहले मैग्नीट्यूड 2 था बी वेक्टर का, अभी भी 2 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन था लेफ्ट टू राइट, अभी भी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो दिस टू वेक्टर्स आर सेम, हैंस दिस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, ठीक है ना, फ्री वेक्टर है। अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, मान लो 2 लेंथ है, क्या ये दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट होगा? ये पहला वाला जो वेक्टर लिखा है मैंने, ये पहला वाला वेक्टर और ये बाद वाला वेक्टर क्या इक्विवेलेंट होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। तो याद रखना, किसी वेक्टर को उठाकर आप कहीं भी रख सकते हो इन वेक्टर्स चैप्टर, बस उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखना है, बस दैट इज इनफ। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 1, we'll do only one question. तो let's suppose एक स्क्वायर बनाता हूँ, मान लो स्क्वायर है, लेकिन it is very inconvenient to write on pen tablet. It is not like a normal copy, so drawing a straight line is a bit difficult task. मान लो स्क्वायर है, मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, ये मेरा है बी वेक्टर, ये मान लो मेरा है सी वेक्टर, एंड दिस इज माय डी वेक्टर। ओके, द फिगर इज a square, the figure is a square. Okay, which of the vectors are point number 1 co-initial, point number 2 co-terminal या co-terminus, co-terminal बोलने, co-terminus बोलने की बात है। फिर like vectors, कौन सा इसमें है अनलाइक वेक्टर्स, कौन सा इसमें है कोलिनियर वेक्टर, और कौन सा इसमें है इक्वल वेक्टर्स, ये आपको बताना है, ठीक है। एक लाइन का है बस। तो पहला फिगर बना दिया मैंने, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कौन कौन सा वेक्टर कोनिशियल है। कोनिशियल का मतलब जो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, तो देखो ये ए वेक्टर और ये डी वेक्टर इस वाले पॉइंट से निकल रहा है, सेम पॉइंट से निकल रहा है, तो जो कोनिशियल वेक्टर्स होगा वो होगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। और कोई दो वेक्टर तो नहीं है जो सेम पॉइंट से निकल रहा है। विच वेक्टर्स आर को टर्मिनल, को टर्मिनल मतलब सेम पॉइंट पर ख़त्म हो रहे हैं, सेम पॉइंट पर एंड हो रहा है, सेम पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट है उनका। तो देखो ये सी वेक्टर और डी वेक्टर सेम पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, उनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो को टर्मिनल वेक्टर्स आर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, यस। विच आर लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स का मतलब उनका डायरेक्शन सेम होगा, तो डायरेक्शन सेम किसका है, तो ये बी वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दिख रहा ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम। सो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। विच आर अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स दिस ए वेक्टर एंड द सी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, सिर्फ पैरेलल दिखना है, ठीक है, वो और कुछ दिखना नहीं है, डायरेक्शन दिखना नहीं है।
कौन कौन से पैरेलल वेक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स ए एंड सी, एक हो गया ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और कोई है क्या? हाँ, दूसरा बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये भी है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। तो कौन सा दो वेक्टर है जिसका पहले डायरेक्शन सेम है? पहला डायरेक्शन नहीं देख लो। तो ऑफ कोर्स बी वेक्टर एंड डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम का मतलब उनका लेंथ सेम है क्या? हाँ, दोनों का लेंथ सेम है। देखो दोनों का लेंथ सेम है। क्यों लेंथ सेम है? क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो बिकॉज बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सो दिस टू विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चों। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, लेट मी टेक ए फ्रेश पेज। ओके, अब हम बात करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ये है क्या, मैं भी समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle in order, then the sum of two vectors is the third side of triangle, in opposite order. इसका मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। तो पहले ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस बी ए, दिस इज बी बी, दिस इज बी सी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है जो किसी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो होना चाहिए इन ऑर्डर में। कहने का मतलब इस ट्रायंगल के अगर कोई दो साइड्स, क्या है, दो साइड्स, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ए बी साइड है ए वेक्टर, और ये बी सी साइड जो है वो क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। दो साइड्स आपके दो वेक्टर्स हो गए, और वो होना चाहिए इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर का मतलब, अब ध्यान सुनना, देखो ये ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। अब बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, बी है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, सी है। तो देखो ए वेक्टर खत्म कहाँ हो रहा है, बी पर, बी वेक्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से। कहने का मतलब बी वेक्टर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर ए खत्म हो रहा है। तो वैसे केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को बोलते हैं हम इन ऑर्डर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर पहला वेक्टर खत्म होगा, अगर उसी पॉइंट से सेकेंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर is same as the terminal point of the first vector, and in that particular case both the vectors are called in order। मतलब ये in order में है, ठीक है। in order मतलब सेम मूवमेंट है उनका। देखो ये लेफ्ट टू राइट, देखो ये ऐसे जा रहे हैं ना, इसका रोटेशन देखो, ऐसा रोटेशन हो रहा है, ऐसा घूम रहा है, देखो इस तरह से घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। समझ में आ रही है ना, जहाँ पहला वेक्टर खत्म होगा वहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। वैसे केस में दोनों वेक्टर को बोलेंगे इन ऑर्डर, ठीक है। तो अगर बोल रहे हो कि अगर ये दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर में, तो इन दो वेक्टर का सम
ये जो ए वेक्टर जो बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो होगा इसका थर्ड साइड। तो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड कौन सा है? ये ए सी है, ए सी। ठीक है, तो ये जो ए सी होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन होगा, यहाँ लिखा है इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब देखो ये जो दो वेक्टर था ये उल्टा घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगा। एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रही बात? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहने का मतलब ट्राइंगल लॉ क्या होता है? ट्राइंगल लॉ में मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर, ये जो है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होता है? वो होता है ए सी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा तरीका देखो शॉर्ट में, देखो अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिखा है ना, देखो ये बी और बी यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो अगर ये बी कॉमन दिख रहा है ना, बी को हटा दो, ये बी को हटा दो तो क्या दिखे, क्या रह जाएगा? ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं तुम्हें फॉर मोर क्लैरिटी। डायग्राम थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। बताओ ट्राइंगल लॉ में मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा ट्राइंगल लॉ में? तो ट्राइंगल लॉ में हमें पहले वो दो वेक्टर्स देखने हैं जो इन ऑर्डर में हैं। इन ऑर्डर का मतलब उनका रोटेशन का डायरेक्शन सेम है, मतलब जहाँ पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो क्या इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर इन ऑर्डर में है क्या? नहीं, इन ऑर्डर में कहाँ है, दोनों तो सेम पॉइंट पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सी वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ये इन ऑर्डर में दिख रहा है। जहाँ पर ये सी वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से ये बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये सी वेक्टर बी वेक्टर इन ऑर्डर में है। ठीक है, तो फिर हम सी वेक्टर एंड बी वेक्टर का सम निकालेंगे। ठीक है, जो दो वेक्टर इन ऑर्डर में होते हैं उनका सम निकलता है। तो यहाँ होगा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो कौन सा वेक्टर के इक्वल होगा? वो होगा ये थर्ड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में है? देखो ये सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ने ऐसे घूम रहा है और ये ए वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर के इक्वल होगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ। अंडरस्टूड बच्चे? ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें है क्या अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ टू वेक्टर्स represent two sides, two adjacent sides लिखते हैं, two adjacent sides of a parallelogram then the sum of the two vectors is the diagonal of the parallelogram which is co-initial with the two vectors। क्या मतलब है समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। पैरेललोग्राम समझ में आता है ना, जिसमें
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे पैरेलल भी होंगे। मान लो ये ए बी सी डी है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर बोला जा रहा है अगर कोई भी दो वेक्टर इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स मतलब अगल बगल साइड्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल वाले साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो फिर इन दो वेक्टर का जो सम होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा, वो क्या होगा, वो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। लेकिन कौन सा डायगोनल, ए सी या बी डी, कौन सा डायगोनल, तो वो डायगोनल होगा विच इज को इनिशियल विद दी टू वेक्टर्स। मतलब जहां से ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकल रहा है, वहां से जो डायगोनल निकलेगा वो वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर किस पॉइंट से निकल रहा है, किस पॉइंट्स का मतलब इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है। तो ये ए से जो निकलने वाला डायगोनल है, दैट मीन्स दिस ए सी वेक्टर, दिस इज माई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है। ये बी डी नहीं लेंगे, जहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर निकल रहा है वहाँ से डायगोनल बना दो, वो वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब आया कहाँ से, जल्दी समझा देता हूँ। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ से आएगा, डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है। माय फिगर इज सो बैड, प्लीज एडजस्ट, दैट ओनली आई कैन रिक्वेस्ट टू यू। ए बी सी डी, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर ये ए डी बी वेक्टर है, तो क्या ये बी सी भी बी वेक्टर हो सकता है क्या? इफ ए डी इज बी वेक्टर, तो क्या ये बी सी भी बी वेक्टर हो सकता है? यस हो सकता है। क्यों? बिकॉज ए डी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्यों है? क्योंकि इनकी लेंथ सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है। वो क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। अब इस ए सी को ज्वाइन कर दो, ए सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाओ, ट्राइंगल लॉ। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में मैं पूछूं कौन दो वेक्टर्स इन ऑर्डर में है, तो देखो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इन ऑर्डर में है, जहाँ ए खत्म हो रहा है वहीं से बी स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इन दो वेक्टर का सम क्या होगा? इन दो वेक्टर का सम होगा द थर्ड साइड, दैट इज ए सी। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा अपोजिट ऑर्डर में, मतलब जहाँ पर ये बी खत्म हो रहा है, बी खत्म हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में एरो बना दो। दिस इज माई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस वही चीज़ तो यहाँ लिखा था पहले केस में, ऐसे आया है। अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा और थ्योरी बचा हुआ है एंड नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट मी कवर सम थ्योरी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो पहला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखें, बोथ आर सेम। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड, बस याद रख लो। सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर है, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर को बाहर निकाल दिया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को साथ में रख दिया। ऑफ कोर्स होगा ये कॉमन सेंस। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, थर्ड, अब मैं पूछूं ए वेक्टर में
मैं क्या प्लस करूं कि मुझे वापस ए वेक्टर मिल जाए। ए वेक्टर में मैं क्या प्लस करूं कि फिर से मुझे ए वेक्टर मिल जाए। तो मैं जैसे पूछूं 1 में मैं क्या प्लस करूं कि 1 मिल जाए, ऑफ कोर्स 0। ए वेक्टर में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे फिर से ए वेक्टर मिल जाए, दैट इज 0 वेक्टर। दिस 0 वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि किसी भी वेक्टर में अगर मैं 0 वेक्टर प्लस करूंगा तो वापस वही वेक्टर मिल जाएगा। फोर्थ, अच्छा मैं बोलूँ ए वेक्टर में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी वाला वेक्टर मिल जाए। कहने का मतलब 0 वेक्टर मिल जाए। ए वेक्टर में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे ये 0 वेक्टर मिल जाए। कहने का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा। 0 नहीं, 0 वेक्टर। वेक्टर माइनस वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर में क्या प्लस किया कि मुझे ये 0 वेक्टर मिल गया, वो है माइनस ए वेक्टर। दिस माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सो वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थ्योरी टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हम कुछ पढ़ने वाले हैं फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा और थ्योरी होगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलो क्लास आज की क्लास फिनिश करते हैं।